नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं बजरंग लाल गाडगिल एक नई ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे हमारा जो अध्याय चल रहा था जिसका नाम है आर्यों का मूल स्थान एक समस्या। पीछे की ऑनलाइन क्लास में हमने बात की कि आर्य है वह वैदिक सभ्यता के संस्थापक हैं, परंतु आर्य कौन थे, कौन से क्षेत्र से थे और उनका विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार है वो किस प्रकार हुआ, इन पर हमने प्रारंभिक चर्चाएं की। साथ ही विभिन्न विद्वान हैं, उन्होंने भाषा, इतिहास, पुरातात्विक साक्ष्यों, भूगोल, वनस्पति आदि के आधार पर आर्यों का संबंध विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ने का प्रयास किया। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कि हमारे सामने जो चार तथ्य निकल कर आए थे, चार मत हैं जो सर्वमान्य प्रचलित है, जिनमें पहला मत है यूरोप व मध्य यूरोप को उसके आसपास के क्षेत्र, दूसरा मध्य एशिया, तीसरा उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, चौथा है भारत। सबसे पहले हम यूरोप व मध्य यूरोप के क्षेत्रों की बात करेंगे। यूरोप व बहुत से अंग्रेज विद्वानों ने आर्यों का मूल स्थान है वो यूरोप व उसके मध्यवर्ती क्षेत्रों को माना है। उनका इन क्षेत्रों को मानने के पीछे प्रमुख कारण तर्क दिया गया है कि हिंदू इंडो यूरोपीय भाषा परिवार को आधार मानकर उन्होंने इस क्षेत्र को आर्यों का मूल स्थान माना है। उनका मानना है कि प्राचीन वैदिक भाषा जो संस्कृत थी उसके समानार्थी यूरोप की लिथुआनियन भाषा है जो सबसे प्राचीन है। इसके कारण उसके आसपास के क्षेत्रों को आर्यों का मूल स्थान माना है। भाषा संबंध के आधार पर फिलिप्पी सेटेट नामक मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह आधार बनाकर अपना मत है जो रखा था। इसके पश्चात सर विलियम जोन्स ने भाषाई आधार को मानकर यूरोप व उसके आसपास के क्षेत्र को आर्यों का मूल स्थान बताया था। हमने जैसे कि बात की थी कि संस्कृत में पिता को पितृ कहा जाता है, उसी प्रकार कैथोलिक व यूनानी भाषा में पितृ को पेटर कहा जाता है, जर्मन भाषा में वीटर कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा में फादर कहा जाता है। इस प्रकार से अंग्रेज विद्वान सर विलियम जोन्स ने भाषाई आधार को आधार बनाकर यूरोपीय क्षेत्रों को व उसके मध्य यूरोप में जो क्षेत्र है उनको आर्यों का मूल स्थान माना था। आर्यों के मूल स्थान यूरोप से संबंधित कुछ तथ्य हमारे पास है, जिनमें हंगरी या डेन्यूब नदी के आसपास के क्षेत्र को मूल स्थान किन किन वैज्ञानिकों ने माना है, इसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर गाइल्स है डॉक्टर गाइल्स हंगरी व डेन्यूब नदी के आसपास के क्षेत्र को आर्यों के मूल स्थान का मानते हैं। इनका इस मूल स्थान को मानने के पीछे प्रमुख तर्क है कि जिस प्रकार से आर्यों के प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद में वर्णित है कि आर्य है वह पर्वत, नदी, झील व उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते थे, साथ ही वह ठंडे प्रदेश में रहते थे और इसके साथ वह गेहूं, जौ, धान आदि खाद्यान्नों का इस्तेमाल करते थे। वह गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, हिरण आदि सभी पालतू पशुओं से भी परिचित थे। इसके अलावा आर्य जो लोग थे वह बतख, हाथी आदि सब जानवरों से परिचित नहीं थे। साथ ही भौगोलिक व वानस्पतिक परिस्थिति के आधार पर मनोवैज्ञानिक गाइल्स ने
हंगरी और डेन्यू नदी के आसपास के क्षेत्र को आर्यों के मूल स्थान माना है, क्योंकि वहाँ की जो वनस्पति है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, वो आर्य क्षेत्र के व आर्य क्षेत्रों के बारे में जिस प्रकार इनमें वर्णित है उससे समानता रखती है। परंतु इतिहासकार इस मत को पूर्णतः स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कुछ समानताओं के आधार पर आर्यों के मूल स्थान को निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं संसार में अन्य कई क्षेत्रों व देशों में पाए जाते हैं। जिस प्रकार की वनस्पतियां भौगोलिक स्थिति की जानकारी ऋग्वेद में मिलती है, उससे कुछ समानता ही यहाँ पर पाई जाती है, पूर्ण समानता नहीं पाई जाती। इस आधार पर प्रोफेसर व डॉक्टर गाइल्स के मत को इतिहासकार पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरे प्रमुख मत की बात करें तो जर्मनी। डॉक्टर पेनाका का कथन है कि आर्यों का मूल स्थान है वो जर्मनी के आसपास का था। उनका मत है कि भूरे बाल व शारीरिक बनावट के आधार पर इन्होंने आर्यों का मूल स्थान है वह जर्मनी बताया है। इसी प्रकार प्रोफेसर हट्ट महोदय ने किसी अन्य क्षेत्र व जर्मनी के आसपास के क्षेत्र को बताया है। इसी प्रकार बाल्टिक समुद्र के आसपास से प्राप्त पुरातात्विक मृदभंडों व अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रोफेसर मंच ने बाल्टिक समुद्र के क्षेत्र को आर्यों का मूल स्थान माना है। जिस प्रकार भूरे बालों की ओर संकेत किया गया है, तो महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा है कि जो भारतीय है उनकी एक विशेषता भूरे रंग के बाल भी है। अगर हम उनके शारीरिक बनावट की बात करें तो दीर्घ समय तक रक्त मिश्रण से इस प्रकार की बनावट व गोरे रंग का आना एक स्वाभाविक बात है। इन आधार को इतिहासकारों ने स्वीकृति प्रदान नहीं की है। जिस प्रकार के तर्क हैं इन विद्वानों ने प्रस्तुत किए हैं, इस प्रकार के तर्क जो है मान्यता के लायक व मान्य नहीं है। इस प्रकार जो विद्वान हैं उन्होंने इस तर्क को एक सिरे से नकार दिया है, क्योंकि इस प्रकार के तर्क है वह अन्य क्षेत्रों के साथ मिलते हैं। गोरे रंग का होना व भूरे बालों का होना वह शारीरिक बनावट व दक्षता है वह संसार के व विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी पाई जाती है। इस आधार पर इतिहासकारों ने जर्मनी को आर्यों के मूल स्थान क्षेत्र को नहीं माना है। अब हम बात करते हैं दक्षिण रूस की। प्रोफेसर नेहारिन ने पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर व उत्खनन में मिली सामग्री के आधार पर दक्षिणी रूस के क्षेत्र को आर्यों के मूल स्थान माना है। वह इसी क्रम में एक अन्य विद्वान ने रूस की वोज्लर नदी व उसके आसपास के क्षेत्रों के मैदानी क्षेत्र को आर्यों का मूल स्थान माना है। जैसा कि ऋग्वेद में उल्लेखित है, आर्य है वो मैदानी क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। इस आधार पर दक्षिणी रूस को है कई विद्वानों ने आर्यों का मूल स्थान माना है, परंतु इन सामान्य सी स्थिति व सामान्य से तरह के आधार पर इतिहासकारों ने इस मत को नकार दिया है। ऐसी स्थिति अन्य क्षेत्रों में भी पाई जाती है, इस कारण इस मत को मान्य नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं मध्य एशिया। मध्य एशिया इस तर्क को मानने वाले बहुत से विद्वान हैं। वह भारतीय इतिहास में सर्वमान्य तर्कों में से एक तर्क है जो मध्य एशिया का है। इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है कि आर्यों का मूल स्थान है वह मध्य एशिया किस तर्क पर माना जाए। जैसे कि हम बात करते हैं प्राचीन
आर्यों के दो ग्रंथ हैं, जिनमें पहला ग्रंथ है ऋग्वेद, दूसरा ग्रंथ है ज़ेंदावेस्ता। ऋग्वेद है जो भारतीय आर्यों की रचना है, और ज़ेंदावेस्ता ग्रंथ है वो ईरानी आर्यों की रचना है। इस आधार पर बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों का जो मूल स्थान है वह भारत, ईरान के आसपास का क्षेत्र रहा होगा। दूसरी तरफ भारत व ईरान के आसपास के क्षेत्र से ही हमें प्राचीन अभिलेख मिले हैं। जैसे कि हम बात करें मध्य एशिया के एशिया माइनर से हमें एक प्राचीन लेख मिला है जो लगभग 1400 ईसा पूर्व का है। इस लेख से हमें हित्ती और मितानी राजाओं के मध्य संधि पत्र है उसका उल्लेख मिलता है। साथ ही इसमें हमारे ऋग्वैदिक देवताओं के साथ मेल खाते हुए नाम मिले हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि आर्यों का जो मूल स्थान है मध्य एशिया के आसपास ही रहा होगा। इसके अलावा हमें मिस्र के अल अमरना नामक स्थान पे मिस्री लिपि में लिखी हुई कुछ तख्तियां प्राप्त हुई है। उन तख्तियों पर ऋग्वैदिक देवताओं व नरेशों के नाम जो भारतीय नरेशों से मिलते हैं, इस आधार पर भी उन्होंने मध्य एशिया को आर्यों का मूल स्थान बताया है। दूसरी हम अगर तर्क की बात करें, अगर आर्यों का स्थान मध्य एशिया को माना है, इसके पीछे अन्य भी कारण है। जैसे कि सप्त सिंधु क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र को वर्णन है जो ऋग्वैदिक ग्रंथ में हुआ है। इस आधार पर भी हम मध्य एशिया को मान सकते हैं। दूसरी तरफ मध्य एशिया को आर्यों का मूल स्थान मानने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे, उनका जो नाम है जे.जी. रॉड है। जे.जी. रॉड ने आर्यों का मूल स्थान है वो बैक्टीरिया माना है। उनका कहना था कि आर्य है वो बैक्टीरिया से ही विभाजित हुए व उनकी शाखाएं हैं वो पूर्व, पश्चिम व दक्षिण की तरफ बढ़ी थी। इसी क्रम में प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर महोदय का मत है कि आर्यों का मूल स्थान है वो मध्य एशिया है व यहीं से उनका विस्तार प्रारंभ हुआ था। उनकी एक शाखा पश्चिम की ओर व एक शाखा पूर्व की ओर बढ़ी थी। इसी प्रकार उन्होंने इनको इडो आर्य, इडो ईरानी आर्य कहकर पुकारा है। इसके अलावा डॉक्टर सेयल ने अपने प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि मध्य एशिया ही आर्यों का मूल स्थान है। परंतु दूसरी तरफ हम बात करें दो ग्रंथों की समानता व सजातीयता के आधार पर हम दो मूल स्थानों की एकता को प्रमाणित नहीं कर सकते। हम यह प्रमाणित नहीं कर सकते कि दोनों मूल जातियां हैं वो एक ही थी व समान थी। वह कुछ अन्य कारणों के चलते हम इतिहासकारों ने इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है कि आर्यों का जो मूल स्थान है वह मध्य एशियाई है। अब हम बात करते हैं आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव। भारतीय विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक प्रदेश को आर्यों का मूल स्थान माना है। उनका मूल स्थान मानने के पीछे एक तर्क है। जैसे कि ऋग्वेद ग्रंथ में उल्लेखित है ज्योतिष वर्णन है, ज्योतिष क्षेत्र, साथ ही लंबी उषा क्षेत्र जहां पर 6 माह दिन व 6 माह की रात होती है।
इस तथ्य को आधार मानकर बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान है वह उत्तरी ध्रुव आर्कटिक प्रदेश को माना है। परंतु इस तरह के अन्य कोई साक्ष्य व प्रमाण न होने के कारण विद्वानों ने इस तरफ को एक सिरे से नकार दिया है, क्योंकि इसके पीछे अन्य किसी भी प्रकार के प्रमाण सिद्ध नहीं होते। अब हम बात करते हैं आर्यों का मूल स्थान भारत। बहुत से विद्वान हैं, उनका मानना है कि आर्यों का मूल स्थान है जो भारत है, जैसे कि ऋग्वेद व अन्य आर्य ग्रंथ वेदावेस्ता में उल्लेखित है कि सप्त सिंधु प्रदेश है वह आर्यों का मूल प्रदेश था। आर्यों के भारत को ही मूल स्थान माना गया है। उनका बहुत से विद्वानों का कहना है कि आर्य थे वह किसी बाहर से नहीं आए थे, उनका जो मूल स्थान है वो भारत ही है। इस बात के प्रबल समर्थक हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। उनका कहना है कि जैसे कि ऋग्वेदिक ग्रंथ वेदावेस्ता और ऋग्वेद में उल्लेखित है कि सप्त सिंधु प्रदेश है वह आर्यों का मूल प्रदेश था। सप्त सिंधु प्रदेश के अंदर 7 नदियां प्रमुख थी, जिनमें सिंधु, सरस्वती, विपाशा, अस्किन, चिनाब, झेलम और रावी नदी प्रमुख थी। इन नदियों के मध्यवर्ती व समीपस्थ क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। इसके अलावा अन्य प्रमुख भारतीय विद्वानों के बारे में बात करें, जैसे कि बृहऋषि प्रदेश माना है गंगानाथ झा ने। गंगानाथ झा का कथन है कि बृहऋषि प्रदेश है वह आर्यों का मूल स्थान है। बृहऋषि प्रदेश के अंदर हम बात करें दिल्ली के समीपस्थ थानेश्वर, मथुरा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को लेकर बनाया गया है। गंगा यमुना दोआब का भी कुछ क्षेत्र है। इस प्रदेश को बृहऋषि प्रदेश के नाम से जाना गया है। इसके समर्थक गंगानाथ झा है। उनका कहना है कि आर्यों का मूल स्थान है वो बृहऋषि प्रदेश है। इसके अलावा डॉक्टर राजबली पांडे का कहना है कि मध्य देश है वह आर्यों का मूल स्थान है। डॉक्टर डी कल्ला का कहना है कि कश्मीर है जो आर्यों का मूल स्थान है। आर्यों के प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद और वेदावेस्ता के अनुसार सप्त सिंधु प्रदेश है वो आर्यों की कर्म भूमि व जन्म भूमि है। इसी आधार पर भारतीय विद्वानों ने भारतीय क्षेत्र को ही आर्यों का मूल स्थान माना है। इसके पीछे भारतीयों ने अपना एक अलग प्रमुख तर्क प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि अगर आर्यों का मूल स्थान भारत नहीं होता, अगर वह बाहर से आए होते, तो जैसे कि ऋग्वेद व वेदावेस्ता में जो उनके प्रमुख ग्रंथ है उनके मूल स्थान के बारे में कहीं न कहीं पर चर्चा होती। साथ ही वह जिस मार्ग से होकर भारत आए उस मार्ग का वर्णन होता तथा हमें कहीं से भी ऐसे ग्रंथ प्राप्त नहीं हुए भारत के अलावा जिनसे हमें यह जानकारी हो कि आर्य है उनका स्थान अन्य क्षेत्र था। वह यहाँ से प्राप्त लेखों, लिपियों पर साक्ष्यों के आधार पर भी हमें पता चला है कि
जो आर्य है उनका मूल स्थान भारत ही था। परंतु फिर भी इतिहासकार इस विषय में कुछ आशंकित हैं व पाश्चात्य विद्वान हैं इसको एक सिरे से नकारते हैं। उनका कहना है कि भारतीयों का भारतीय क्षेत्र को आर्यों का मूल स्थान बताना एक भावुकता है। उनका कहना है कि सप्तसेंधु प्रदेश के अलावा वह इस क्षेत्र के ठंडे प्रदेश के होने के कारण ऐसे क्षेत्र है वह अन्य क्षेत्रों में भी उपस्थित है। साथ ही भारत में आर्यों के मूल स्थान व उनकी अन्य तथ्यों की जानकारियां हैं वह पूर्ण रूप से उपलब्ध न होने के कारण अनेक प्रकार की विडंबनाएं सामने आती हैं। पाश्चात्य विद्वानों का आरोप है कि अगर आर्यों का मूल स्थान भारत होता तो वह सर्वप्रथम भारत में ही अपनी संस्कृति व सभ्यता का प्रचार प्रसार करते थे। उनका कहना है इसके विपरीत आर्य है वो दक्षिण व पूर्व की तरफ है, उनका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, वह उस तरफ नहीं बढ़े। इसके विपरीत उन्होंने ईरान, अफगानिस्तान व मध्य एशिया की तरफ अपना रुख अपनाया। इस कारण को पाश्चात्य विद्वानों ने बड़ी क्रूरता के साथ उजागर किया है। उनका कहना है कि इस आधार पर हम आर्यों का मूल स्थान है वो भारत को नहीं मान सकते। अब हम बात करते हैं विभिन्न मतों की समीक्षा। हमने विभिन्न मतों के बारे में बात की कि अलग अलग विद्वान हैं वो यह कहते हैं कि आर्य का मूल स्थान निम्न क्षेत्र है। कुछ विद्वानों का कहना है कि आर्यों का मूल स्थान है वो यह है। परंतु इस के बारे में बहुत ही विवादास्पद व जटिलता बनी हुई है कि आर्यों का मूल स्थान है वो कौन सा है। परंतु नवीन अन्वेषणों व नवीन खोजों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आर्यों का मूल स्थान है वो भारत है। इसमें अब हमें कोई संकोच नहीं होता। प्राचीन भारत में दो जातियां प्रमुख प्रचलित थी, एक थी आर्य, दूसरी थी अनार्य। आर्य जाति थी वह एक शांति प्रिय जाति थी, वह अनार्य जाति थी वो इसके विपरीत अशांति प्रिय जाति थी। इसके चलते आर्य व अनार्य जातियों में संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। आर्य जो लोग थे उन्होंने सर्वप्रथम सप्तसेंधु प्रदेश पर अपना अधिकार बनाया। सप्तसेंधु प्रदेश की 7 नदियों के बारे में हमने बात की। तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो बहुत ही धन धान्य संपन्न क्षेत्र था। इसके पश्चात सैकड़ों वर्षों तक वहां रहने के पश्चात उन्होंने दक्षिण, पूर्व व आदि क्षेत्रों पर अधिकार जमाने के लिए वह उनकी तरफ बढ़े। इसलिए उन्हें अनार्य जातियां जो दक्षिण में रहती थी उनसे संघर्ष करना पड़ा व उनको पराजित किया। पराजित होकर अनार्य जातियां हैं वह अन्य क्षेत्रों में चली गई। हम मान सकते हैं कि पूर्व में अनार्य जाति भी आर्य जाति का ही एक हिस्सा थी। भौगोलिक परिवर्तन के आधार पर उनका रंग रूप वह बदल गया, क्योंकि आर्य जो लोग थे उत्तर भारत में ठंडे प्रदेशों में रहने के कारण उनकी त्वचा है जो गोरे रंग की थी वह उजली हुई चमड़ी के दिखाई देते हैं। इसके विपरीत अफ्रीका के हिस्से में होने के व दक्षिण के हिस्से में होने के कारण वहां पर अधिक धूप के कारण दक्षिण अनार्य लोगों की त्वचा है वो काले रंग की हो गई। इस प्रकार उनमें भौगोलिक अंतर आ गया, परंतु वह प्राचीन काल में एक ही क्षेत्र व एक ही जाति से संबंधित थे। इस प्रकार से प्रमुख अनार्य जातियां हैं जिनमें कोल, संथाल, मुंडा, अहीर, भील आदि जो है भारत की प्राचीन मूल जातियों का ही एक हिस्सा है। वह कुछ अन्य तर्कों की हम माने तो ऋग्वेद में एक मंत्र दिया है जिसमें कहा गया है, हे सरस्वती आप हमें धन धान्य से परिपूर्ण रखें, आप हमें दुग्ध रूपी जल प्रदान करें, उससे कभी वंचित ना करें। इस प्रकार के एक मंत्र से स्पष्ट होता है कि ऋग्वेदिक आर्यों का जो मूल स्थान है वो भारत ही था। इसके अलावा उनके आर्यों के आक्रमण को एक आधार माना है
व्हीलर महोदय अपना मत प्रस्तुत करते हैं कि आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया व सिंधु सभ्यता के पतन का जिम्मेदार माना, परंतु कुछ समय पश्चात पुरातात्विक साक्ष्यों व इतिहास को उजागर करते हुए फ्रिगेट व्हीलर महोदय ने अपने मत को वापस लिया, क्योंकि यह प्रमाणित हो चुका है कि सिंधु सभ्यता का विनाश है वह पूर्णतः प्राकृतिक हुआ था। उसके विनाश के पीछे प्राकृतिक दशाएं थी, जैसे बाढ़ का आना, नदी का परिवर्तन जिससे भूमि उर्वरा का सूख जाना, भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण ही निश्चित ही रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। वह आर्यों के आक्रमण का जो एक आधार था वह मूल रूप से नकार दिया गया। दूसरी तरफ आर्य है वो भारत में 1500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य आए थे। इससे पूर्व ही कुछ प्रमुख नदियां हैं वह विलुप्त होने लगी, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। अब हम इतिहासकारों ने यह प्रमाणित नहीं हो सका है अभी तक, यह विवाद का विषय वर्तमान में भी बना हुआ है कि आर्यों का मूल स्थान वह कौन सा है, परंतु अधिकतर विद्वानों का मानना है कि मध्य एशिया व भारत है वो आर्यों का मूल स्थान है। जैसे कि हम बात करें कि आर्य थे वह अफगानिस्तान की कुंभा जिसे काबुल के नाम से जानते हैं, क्रुमु जिसे कुरुम नदी के नाम से जानते हैं, गोमती जिसे गोमन नदी के नाम से जानते हैं, उससे परिचित थे। वह आर्य भारत के सप्तसमुद्रों में स्थित पुरुषनी जिसे रावी नदी कहते हैं, विस्ता जिसे झेलम कहते हैं, अस्किन जिसे चिनाब कहते हैं, सिंधु, सरस्वती, सतुद्री जिसे सतलज कहते हैं, आदि सब नदियों से परिचित थे। इस आधार पर हम यह मान सकते हैं कि आर्यों का जो मूल स्थान है वह भारत है, परंतु आर्यों का मूल स्थान फिर भी भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद वह जटिल प्रश्न है बना हुआ है, जिस पर मतभेद जारी रहता है। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों हमारा ये छोटा सा टॉपिक आर्यों का मूल स्थान एक समस्या यही समाप्त होता है। आगे आने वाली ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में। भारतीय इतिहास में ऋग्वैदिक सभ्यता है जो अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों।